हेलो बच्चों, तो आज हम एटम का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। सो बेटा लेक्चर 1 में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। जे थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसके बोहर्स के 4 पोस्टुलेट देखे थे। और उन 4 पोस्टुलेट में मैंने आपको 2 इक्वेशन बताए थे। पहला इक्वेशन ये था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहां का एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ये इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वहां का सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सो ये दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब k की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन लेंगे। चार्ज q1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e और उस पे Ze, तो ये हुआ Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन से बेटा हम लोग एटम के जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो उस ऑर्बिट की रेडियस, उसकी स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे इस 2 इक्वेशन के बेसिस पे। तो आपको ये याद होने चाहिए। थर्ड पोस्टुलेट में बोला है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहां का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। n ऑर्बिट का नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n = 1, सेकेंड ऑर्बिट है तो n = 2, h माने प्लैंक कॉन्स्टेंट। सो mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई और सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv²/r इज इक्वल टू Zd स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, Zd स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। सो देखो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करेंगे। तो देखो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये m² v² r²। डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करेंगे, इक्वेशन 2 में क्या है, mv²/r। फिर राइट साइड में ये इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे, सो इट्स n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये Ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। इक्वेशन 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल होता है, v² से v² कैंसिल, ये m से एक m कैंसिल, क्या बचा, ये r ऊपर आ गया और यहाँ एक m बचा, तो m × r³। और इधर देखो क्या कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल, ये पाई से इसमें का एक पाई कैंसिल, ठीक है। अब ये टर्म ऊपर चला गया तो ये हुआ n² h² एप्सिलॉन r स्क्वायर, ये 2 टर्म ऊपर चले गए, ठीक है। और ये नीचे आ गया तो ये हुआ पाई Ze²। अब यहाँ r² और ये r³ में से r² कैंसिल, एक r बचेगा, ये m मल्टीप्लिकेशन, इधर डिवीजन आ गया, तो रेडियस मिल गई हमें कितनी, n² h² एप्सिलॉन, n² h² एप्सिलॉन अपॉन पाई m Ze², पाई m Ze²। सो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस मिली। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की हमें रेडियस मिली। रेडियस r इज इक्वल टू n² h² एप्सिलॉन पाई m Ze²। n माने ऑर्बिट का नंबर, h प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर और e चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे बेटा यहाँ जो कुछ टर्म है वो कांस्टेंट है, तो ये h² एप्सिलॉन पाई m और e² ये वैल्यू रख दी, तो ये फॉर्मूला बनेगा 0.529 n² बाय z, n² बाय z, यूनिट इसका एंगस्ट्रॉम। सो जो रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला मिला 0.529
n स्क्वायर बाय जेड एमस्ट्रॉन्ग, n स्क्वायर बाय जेड एमस्ट्रॉन्ग। क्लियर? सो बोहर्स ने जो भी कैलकुलेशंस किए, जो भी डेरिवेशंस किए, ये किसके लिए किया? हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए किए? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन में देखते हैं हम, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक नंबर 1। तो हमारा फॉर्मूला रेडियस का क्या है? 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एमस्ट्रॉन्ग। तो इस फॉर्मूले में z की वैल्यू हो जाएंगी 1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट n की वैल्यू 1 लेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, तो 0.529 n की जगह 1 स्क्वायर एमस्ट्रॉन्ग। सो इसको a नॉट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? a नॉट। फिर सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस, तो r2 इज इक्वल टू कितना होगा? ये टर्म 0.529 n की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 टाइम्स a नॉट। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, इट्स 3 का स्क्वायर 9 a नॉट अप टू सो ऑन। सो फर्स्ट न्यूक्लियस के अबाउट ये फर्स्ट रेडियस n इक्वल टू 1, ये रेडियस कितनी? a नॉट। a नॉट मतलब बेटा कितनी? 0.529 एमस्ट्रॉन्ग, 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। जो सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो 4 टाइम्स a नॉट, 4 टाइम्स a नॉट। जो थर्ड ऑर्बिट है यानी इक्वल टू 2, ठीक है। और जो थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो रहेंगी 9 टाइम्स ऑफ a नॉट, 9 टाइम्स ऑफ a नॉट हाइड्रोजन एटम में। सो क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z, यूनिट इज एमस्ट्रॉन्ग, यूनिट एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10। तो जो इंपॉर्टेंट दो इक्वेशन है उससे हमने रेडियस कैलकुलेट की। पहला कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है वहां उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है, और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके डिवाइड बाय 2 किया, जिसको सॉल्व करके हमने उसकी रेडियस कैलकुलेट की। रेडियस n स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन पाई एम जेड स्क्वायर, याद करना है इसको, n स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन पाई एम जेड स्क्वायर। तो इसमें जो बाकी टर्म कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 0.529 n स्क्वायर बाय जेड। n ऑर्बिट नंबर और z मतलब एटॉमिक नंबर। यूनिट इसका एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10 मीटर। हाइड्रोजन के लिए किया तो z की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, तो ये हो गया 0.529 एमस्ट्रॉन्ग, इसको बोलेंगे a नॉट। क्या बोलेंगे? a नॉट। सेकेंड ऑर्बिट के लिए देख रहे हैं तो z की वैल्यू 1, ये इसका 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 टाइम्स ऑफ a नॉट। थर्ड ऑर्बिट के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे n की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स ऑफ a नॉट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, उसकी लीनियर स्पीड कितनी है, इलेक्ट्रॉन की लीनियर स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे न्यूक्लियस के अराउंड किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सो इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, लीनियर स्पीड, वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमने इसकी रेडियस कैलकुलेट कर ली, इसकी रेडियस ही मान लीजिए n ऑर्बिट है, तो n ऑर्बिट में रेडियस का फॉर्मूला इट्स n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये रेडियस है n ऑर्बिट की। सो इलेक्ट्रॉन इस n ऑर्बिट में कितनी लीनियर स्पीड से मूव कर रहा है ये फाइंड करेंगे। तो ये फाइंड करने के लिए देखो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1, कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। बस इस इक्वेशन में r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये जो r की वैल्यू मिली है हमको, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये m इंटू वी, और r की जगह बेटा n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन
पाई एम जेड ई स्क्वायर इंटू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। अब देखो क्या टर्म कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ m से m कैंसिल, ठीक है, यहाँ पाई से इधर से पाई कैंसिल, ये n से इसमें का एक n कैंसिल, ये h से इसमें का एक h कैंसिल, क्या बचा v इंटू एन एच एप्सिलॉन अपॉन जेड ई स्क्वायर, और इधर बचा सिर्फ 1/2। तो ये टर्म उधर भेज दिया तो स्पीड मिल जाएंगी। स्पीड कितनी बेटा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एन इंटू एच इंटू एप्सिलॉन। सो एन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, लीनियर स्पीड मिली जेड ई स्क्वायर 2NH एप्सिलॉन, जेड ई स्क्वायर 2NH एप्सिलॉन। अब इसमें देखो बेटा कुछ टर्म कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू क्या मिला, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन, 2NH एप्सिलॉन। अब z मतलब एटॉमिक नंबर, अब ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, n मतलब ऑर्बिट नंबर, h मतलब प्लैंक कांस्टेंट और एप्सिलॉन, ये सारे टर्म कांस्टेंट है। अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो v जो है वो मिलेगा हमें 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड हो गई 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। Z मतलब एटॉमिक नंबर और n मतलब ऑर्बिट नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो V मिला हमें कितना, 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए देखते हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए उसका एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की जगह 1 और z की जगह 1, तो उसका फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इसको मैं v0 बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ, v0। तो सेकेंड ऑर्बिट में देखेंगे इसकी स्पीड v2 इज इक्वल टू, तो यहाँ z की जगह 1 और n की जगह 2, तो ये हो गया v0 डिवाइडेड बाई 2। हम थर्ड ऑर्बिट में देखेंगे, सो थर्ड ऑर्बिट में इट्स v0 अपॉन 3। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इससे क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो है वो सबसे फास्ट मूव कर रहा है, सेकंड में इसकी स्पीड हाफ हो रही है, थर्ड में 1/3 हो रही है, फोर्थ में 1/4 होंगी। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना क्लोज होगा उतना फास्ट मूव करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी स्पीड से मूव करेगा, v0। सेकेंड ऑर्बिट में कितनी स्पीड से मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, इट्स v0 बाई 2। थर्ड ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड v0, सेकेंड ऑर्बिट में v0 बाई 2 और थर्ड ऑर्बिट में इसकी इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो रहेंगी v0 बाई 3। सो जितना न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा इलेक्ट्रॉन, जितना न्यूक्लियस के क्लोज उतना फास्ट मूव करेगा, उतना फास्ट मूव। जैसे जैसे दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन की स्पीड, उसकी जो लीनियर स्पीड है वो कम होती जाएंगी। क्लियर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये हमने हाइड्रोजन के लिए बताया है। ये जनरल फॉर्मूला, Z एटॉमिक नंबर, N ऑर्बिट नंबर। सो V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z बाय n मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अब तक हमने दो बातें देख ली, एक कि ऑर्बिट की रेडियस और दूसरी कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में, n ऑर्बिट में उसकी स्पीड कितनी होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ठीक है। तो देखो हमने स्पीड मिल गया है हमें कि जब इलेक्ट्रॉन n ऑर्बिट में घूम रहा है, न्यूक्लियस से n ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, n ऑर्बिट। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन की रेडियस मिल गई है, इसकी स्पीड मिल गई है। स्पीड कितनी है इसकी,
जेड ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन। तो अब हम देखेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी। क्या देखेंगे? काइनेटिक एनर्जी। जब ये ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अब v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m और v की जगह जेड स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये v का स्क्वायर है तो ये टर्म का स्क्वायर, तो ये हुआ m जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। ये मिल गई काइनेटिक एनर्जी m जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, m जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी n ऑर्बिट में मिल गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए पता होना चाहिए कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है K Q1 Q2 अपॉन r। कितनी होती है? K Q1 Q2 अपॉन r। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस r है तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 अपॉन r। अब यहाँ देखो बेटा, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze, एक प्रोटॉन पे E, 2 पे 2E, तो Z प्रोटॉन पे Ze। और यहाँ एक ऑर्बिट है n ऑर्बिट, n नंबर का ऑर्बिट, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन r। K माने बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन। K की वैल्यू क्या होती है? फिर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी? Ze। Q2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? -e अपॉन r। अब r भी देख लो, यहाँ पे रेडियस मैंने आपको पिछले इसमें ही बताया r कि n ऑर्बिट की जो रेडियस है वो रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन पाई m जेड स्क्वायर, पाई m जेड स्क्वायर है n ऑर्बिट की रेडियस। तो यहाँ पे जो रेडियस है उसकी जगह हम लिख लेंगे इट्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन पाई m जेड स्क्वायर। तो देखते पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी। सो इट्स -Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन और ये पाई m जेड स्क्वायर। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, ये टर्म ऊपर जाएगा तो ये हो गया -m, z ऊपर गया तो इट्स z स्क्वायर, e स्क्वायर ऊपर गया तो e स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 4। ठीक है, ये n स्क्वायर h स्क्वायर और एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन इट्स एप्सिलॉन स्क्वायर। ये मिल गई हमें पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इनमें? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -mz स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। अब ये टर्म को देखो आप और काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म देखो, दोनों में आपको सिमिलरिटी दिखेंगे। देखो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? mz स्क्वायर ई टू द पावर 4 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला? mz स्क्वायर ई टू द पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ये पूरे टर्म सेम है, यहाँ 4 है वहाँ पे 8 है,
काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में 8 है, तो इसको 8 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, जिससे टर्म 8 हो जाएगा। 8 हो गया तो ये हुआ -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है यहाँ पे -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज अ -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखते हैं बच्चों हम लोग टोटल एनर्जी। तो देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, mz, ये लिखते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये देखा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो 1 - 2 इट्स अ माइनस काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है mz² e⁴ डिवाइडेड बाय 8 n² h² ε², n² h² ε²। अब यहाँ देखो m माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z माने एटॉमिक नंबर, e माने चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 8 n मतलब ऑर्बिट नंबर, h माने प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन परमिटिविटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये जो टर्म कांस्टेंट है, अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा -13.6 Z/n होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये मिल गया बेटा जनरल फॉर्मूला एनर्जी का, कि एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z/n होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और क्या देखा हमने एनर्जी केस में, कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए। सो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखेंगे n की वैल्यू 1, तो Z1 n1 का स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेकेंड ऑर्बिट में अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएंगी Z की जगह 1 और n की जगह 2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 से इसको डिवाइड किया तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट के लिए देखेंगे, सो थर्ड ऑर्बिट के लिए इसकी एनर्जी Z की जगह 1, n की जगह 3 का स्क्वायर 9, सो -13.6 डिवाइडेड बाय 9, तो ये होगा 1.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही हम लोग इसको फोर्थ के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्थ के लिए इसकी वैल्यू -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो हमने फर्स्ट बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट हुज एनर्जी लेवल इज फिक्स। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो देखो हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। क्लियर बेटा, हम एनर्जी लेवल बना सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। सो एनर्जी लेवल डायग्राम में देखो बेटा, ये फर्स्ट ऑर्बिट n = 1, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है -13.6। सेकेंड ऑर्बिट, इसमें एनर्जी क्या मिली इसकी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन थर्ड ऑर्बिट, यहाँ एनर्जी लेवल -1.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फोर्थ ऑर्बिट, एनर्जी लेवल इज -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद n = 5, 6, एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा, यहाँ n = ∞।
ये हो गई हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम। क्लियर है बेटा? सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और क्वेश्चंस पीवाईक्यूज देखेंगे और पीवाईक्यू के बाद हम पढ़ेंगे उसका डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ओके, थैंक यू।